Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 3rd of February 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. First question is, bleeding time is prolonged in all the following except इनमें से किस डिजीज कंडीशन में ब्लीडिंग टाइम नहीं बढ़ता, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर वाइपर बाइट, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हीमोफीलिया ए, नॉन विलिवर्ट्स डिजीज। इस क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक पॉइंट आपकी हेल्प कर सकता है, जिसे मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी पेशेंट में प्लेटलेट काउंट नॉर्मल से कम हो जाए, यानी प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो जाए, तो वहां पर ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। और अगर किसी क्लाइंट के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाए तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यस, एक्सीलेंट, आप बिल्कुल सही हैं। यहां पर सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, हीमोफीलिया ए। याद रखिएगा, वाइपर बाइट, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और वॉन बिलीबर्ड्स डिजीज, इन तीनों ही कंडीशन के अंदर क्लाइंट में प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। क्या कहा हमने? इन तीनों पेशेंट्स के अंदर प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम जो है इंक्रीज हो जाता है, सॉरी, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी क्लाइंट की प्लेटलेट्स के फंक्शन के बारे में आप बात करेंगे, तो जब भी हमें चोट लगती है तो हमारी बॉडी में जिस जगह पर ब्लीडिंग हो रही है उस जगह प्लेटलेट पहुंचकर प्लेटलेट क्लम्प बनाती हैं, क्लॉट बनाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। और अगर किसी पर्सन के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, जैसे कि डेंगू डिजीज से सफरिंग पेशेंट है, वाइपर बाइट या इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का पेशेंट है, तो उसमें जैसे ही प्लेटलेट्स की संख्या कम होगी, उसके अंदर ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, यानी ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। और ब्लीडिंग टाइम बढ़ने के कारण प्लेटलेट्स की कमी है और वो क्लॉट नहीं बन पाएगा और पर्सन में लंबे समय तक ब्लड बहता रहेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी। एक बार फिर से समझिएगा, अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो क्लॉट नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा तो ज्यादा समय तक ब्लड बहेगा, और ब्लड बह रहा है तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ चुका है। ये चीज आपको अब समझ आ चुकी होगी। अब रिमेनिंग ऑप्शन की बात की जाती है, राइट आंसर की बात की जाती है। हीमोफीलिया ए, जिसे आप रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं, यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी हो जाती है। और क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर नहीं है या कम मात्रा में है तो क्लॉट बनने की संभावना कम हो जाएगी, और क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग होगी। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्लॉट बनाने के लिए जरूरी हैं, ब्लीडिंग को रोकने के लिए जरूरी हैं, और अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो क्लॉट बनने में ज्यादा समय लगेगा, यानी कि क्लॉटिंग का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर्स कम है, इसलिए क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज होगा, और ये डिजीज हीमोफीलिया ए है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग टू बी गिवन ड्यूरिंग डायरिया इज। डायरिया के ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सी ड्रग दी जाती है? कोट्राइमोक्साजोल, जिंक, नैलिडिक्सिक एसिड, सिफैक्सीमाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जिंक। WHO और यूनिसेफ ने ये कहा है कि जिन भी बच्चों को डायरिया हो जाए उन्हें डायरियल ट्रीटमेंट के साथ साथ अगले 10 से 14 दिनों तक जिंक सप्लीमेंट देना आवश्यक है। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो उसे हर दिन 10 mg पर डे के हिसाब से जिंक देना है, और अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा की है तो उसे हर दिन 20 mg जिंक देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the amount of amniotic fluid exceeds 2000 ml, the condition is called। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में एमनियोटिक फ्लूइड 2000 ml से ज़्यादा हो जाए, 2 लीटर से ज़्यादा हो जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ओलिगोहाइड्रेमनियोस, पॉलीहाइड्रेमनियोस, बैग ऑफ वाटर, एमनियोटिक। बेसिक एंड वेरी इजी क्वेश्चन। यस, इट इज पॉलीहाइड्रेमनियोस। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में बच्चे के चारों तरफ जो फ्लूइड पाया जाता है उसे आप एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं, और ये बच्चे के अंदर प्रोटेक्शन और टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। इसका जो मोस्ट कॉमन पार्ट है वो फीटल यूरिन से बना होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में इसकी नॉर्मल मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा, टर्म प्रेगनेंसी पर नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड जो है 600 से 800 ml के बीच होता है। अगर किसी वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी पीरियड में इस एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम हो जाए तो ये कंडीशन ओलिगोहाइड्रेमनियोस है, और अगर 2000 ml से ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन पॉलीहाइड्रेमनियोस है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट आपको बताना है WBC का लाइफ स्पैन कितने दिनों का होता है? लाइफ स्पैन ऑफ WBC। यस, इट इज 5 to 7 days। WBC का जीवन काल 5 से 7 दिनों का होता है। WBC मीन्स वाइट ब्लड कार्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स। ये कलरलेस न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल हैं, यानी इनका कोई कलर नहीं होता, ये वाइट होती हैं, इसलिए इन्हें ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। WBC एकमात्र ऐसी सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और RBC और प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। WBC हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो 4000 से लेकर 11000 तक इसका नॉर्मल काउंट माना जाता है। न्यूबॉर्न के अंदर याद रखिएगा हायर नंबर्स देखने को मिलते हैं, अप टू 20,000 सेल्स पर क्यूबिक mm न्यूबॉर्न बेबी के लिए नॉर्मल माना जाता है। नेक्स्ट, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। किसे मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन माना जाता है? यानी थोड़ी भी टेम्परेचर चेंज अगर उससे दिया जाए तो वो खराब हो सकता है। यस, एग्जैक्टली। ओरल पोलियो वैक्सीन को हम मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन के रूप में जानते हैं, और इसे आप फ्रोजन रेसिस्टेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should the nurse do initially when obtaining consent for surgery? किसी पेशेंट में सर्जरी से पहले कंसेंट लेने के दौरान नर्स को क्या करना चाहिए? डिस्क्राइब द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन सर्जरी। कंसेंट से पहले उसे सर्जरी में के बाद क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, सर्जरी के दौरान क्या रिस्क हो सकते हैं, इसके बारे में बताना चाहिए। ऑप्शन 2, explain that obtaining the signature is a routine for any surgery। उन्हें ये बताना चाहिए कि
सर्जरी से पहले सभी पर्सन्स को, सभी पेशेंट्स को कंसेंट देना पड़ता है। ये एक रूटीन वर्क है, इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं। ऑप्शन 3, विटनेस द सिग्नेचर क्लाइंट सिग्नेचर विच द नर्स सिग्नेचर विल डॉक्यूमेंट। क्लाइंट ने सिग्नेचर किए हैं, इस चीज़ के लिए नर्स एज अ विटनेस होनी चाहिए, यानी नर्स की प्रेजेंस में ही क्लाइंट के सिग्नेचर होने चाहिए। ऑप्शन 4, डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट्स नॉलेज लेवल इज सफिशिएंट टू गिव कंसेंट। आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि क्लाइंट में जो सर्जरी होने वाली है, क्या इस सर्जरी के बारे में क्लाइंट समझ पा रहा है? सर्जरी कैसे होगी? क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है? इसके बारे में क्लाइंट जानता है? अगर जानता है तो ही वो कंसेंट दे पाएगा। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। वन बाय वन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंसेंट होता क्या है। जब भी किसी पर्सन के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर ऐसा कोई भी प्रोसीजर या सर्जरी की जाने वाली है जिसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, यानी इन्वेजिव प्रोसीजर्स जितने भी होते हैं जिनके अंदर कोई इक्विपमेंट बॉडी के अंदर जाएगा या शरीर के किसी हिस्से पर कट लगाया जाएगा, तो उससे पहले क्लाइंट से कंसेंट लेना होता है। और जो ये कंसेंट लेने की जिम्मेदारी होती है वो आपकी डॉक्टर साहब की होती है, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर की होती है। ये आप नर्सेस का काम नहीं है। कंसेंट लेना डॉक्टर का काम है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का काम है, फिजिशियन का काम है, सर्जन का काम है। नर्सेस का ये काम नहीं है, सबसे पहली बात। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान हॉस्पिटल्स के अंदर ये ड्यूटी भी नर्सेस के ऊपर डाल दी जाती है कि सर्जरी से पहले आपको कंसेंट लेना है, जबकि ये हमारा रोल नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं है। अब हम बात करते हैं कंसेंट में होता क्या है। कंसेंट लेने के लिए जब डॉक्टर जाएगा तो वो पेशेंट को सर्जरी क्या है, क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है, इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, इससे क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, इन सभी के बारे में क्लाइंट को बताया जाता है। और फिर उसके द्वारा एक पेपर पर सिग्नेचर लिए जाते हैं जिस पे ये लिखा होता है कि सर्जरी के दौरान अगर क्लाइंट को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्टाफ या हॉस्पिटल की नहीं होगी। दिस इज कंसेंट। उसमें यह भी लिखा होता है कि इन सभी चीज़ों के बारे में मुझे पहले से बता दिया गया है और फिर भी मैं इनसे सर्जरी करवाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ होती है कंसेंट के अंदर। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन 2 में कहा गया है कि सर्जरी से पहले कंसेंट लेना एक रूटीन की बात है, लेकिन सर्जरी के बारे में क्लाइंट को बताना ज़रूरी है और इस वजह से हम इसे गलत मानेंगे। क्लाइंट के सिग्नेचर का विटनेस नर्स बन सकती है, लेकिन ये हर समय ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर भी विटनेस है, पेपर पर सिग्नेचर है तो वो क्लाइंट के ही होंगे, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत रह जाएगा। कोई भी व्यक्ति कंसेंट तभी दे सकता है जब उसे पूरा ये नॉलेज हो कि जो सर्जरी की जा रही है, वो क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है और इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, मुझे क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। तो किसी भी सर्जरी से पहले क्लाइंट को ये पूरी जानकारियाँ देना ज़रूरी है। और क्लाइंट को क्या ये सभी जानकारी दे दी जा चुकी हैं, क्लाइंट इन सब बातों को समझ चुका है, क्या उसका लेवल इस लेवल पर आ चुका है कि वो अब कंसेंट देने योग्य है। तो इस चीज का असेसमेंट हमें कंसेंट देने से पहले करना है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन which halts the progress of disease at its incipient stage and prevents complication related to it which stage of prevention। अगर किसी व्यक्ति में आप डिजीज की प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, साथ ही साथ इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से उसे बचा रहे हैं, तो ऐसा करके आप किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सिंपली कहें तो डिजीज की प्रोग्रेस को रोकना और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाना किस लेवल का प्रिवेंशन है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या ये सभी। अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है।
प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से अलग अलग तरीके से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। आइए शॉर्ट में लेवल ऑफ प्रिवेंशन को डिस्कस कर लेते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर टोटल 4 स्टेजेस आती हैं: प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन वह स्टेज है जिसमें ना तो पेशेंट की बॉडी में रिस्क फैक्टर मौजूद होता है और ना ही पेशेंट को कोई डिजीज कंडीशन हो चुकी है, यानी पेशेंट अभी स्वस्थ है और इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम उसे रिस्क फैक्टर से दूर रहने के बारे में एजुकेट करते हैं ताकि उसमें डिजीज ना हो। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर एक्शंस टेकन बिफोर डिजीज। अब पर्सन की लाइफ में रिस्क फैक्टर्स आ चुके हैं लेकिन अभी उसे डिजीज हुआ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर उसे सिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं कि आप रिस्क फैक्टर से संभल कर रहें, नहीं तो आप बीमार हो सकते हैं। इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन लगाना लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। बाइक से जाते समय हेलमेट पहनना प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ नहीं है लेकिन आप घर से बाहर जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, इसलिए हेलमेट लगाते हैं जो कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। इसके अंदर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि पेशेंट अब बीमार हो चुका है, उसमें डिजीज आ चुका है, उसमें रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट है, तो अब हम कोशिश करते हैं कि अगर व्यक्ति बीमार हो गया है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उसमें ये डिजीज आगे ना बढ़े, इस डिजीज से उससे कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ये सभी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इंक्लूड किया जाता है। अब इसके बाद आखिरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अंदर रिहैबिलिटेशन को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी डिजीज होने से पहले पर्सन जैसा था, जितना काम कर पाता था, हम कोशिश करते हैं कि वो वापस उसी स्टेज में आ जाए, यानी वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल टेस्ट फॉर वेरिकोज वेन। किसी भी क्लाइंट में वेरिकोज वेन के असेसमेंट के लिए कौन सा सिंपल टेस्ट किया जाता है? कोल्ड कैलोरी टेस्ट, होमान साइन, ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट या फिर वेबर टेस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। वेरिकोज वेन कंडीशन के लिए ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट करवाया जा सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। एक ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन भी होती है जो कि हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन होने पर क्लाइंट को दी जाती है, जिसमें पेशेंट का हेड एंड फुट एंड की तुलना में नीचे की तरफ रखा जाता है, यानी पेशेंट को कुछ इस प्रकार से प्लेस किया जाता है कि उसका सर जो है पैरों की तुलना में थोड़ा नीचे की तरफ होगा, ताकि ग्रेविटी के कारण जो ब्लड फ्लो है वो वाइटल ऑर्गन्स तक पर्याप्त मात्रा में रहे। इसके अलावा हम बात करते हैं कोल्ड कैलोरी टेस्ट के बारे में। कोल्ड कैलोरी टेस्ट को आप कैलोरिक स्टिमुलेशन के नाम से भी जानते हैं। कैलोरिक स्टिम्युलेशन, इस टेस्ट के द्वारा हम ऑकोस्टिक नर्व के फंक्शन को असेस कर सकते हैं, साथ ही साथ ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग को भी असेस किया जा सकता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करते समय पेशेंट की ईयर कैनाल में बॉडी टेम्परेचर से कुछ गर्म या कुछ हल्का ठंडा पानी ईयर के अंदर डाला जाता है। जैसे ही पर्सन की ईयर के अंदर ये वाटर जाता है तो पर्सन की आइज के अंदर एबनॉर्मल राउंडेड मोशन होती है। अगर ये मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब है क्लाइंट की जो अकॉस्टिक नर्व और ब्रेन स्टेम एरिया है वो सही है और क्लाइंट के अंदर हियरिंग और बैलेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट ना हो तो इसका मतलब है ब्रेन स्टेम डैमेज हो चुका है और अकॉस्टिक नर्व प्रभावित हुई है।
ऑप्शन बी के अंदर बताए गए हुमान साइन की यदि बात की जाए तो हुमान साइन जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन के असेसमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। वेबर टेस्ट जो है हियरिंग से रिलेटेड फंक्शन के असेसमेंट में उपयोग होता है। नेक्स्ट आपको बताना है मीन सेल वॉल्यूम कितना होता है। यस इट इज 80 टू 100 FL। 80 से 100 फेम्टोलीटर मीन सेलियम मील सेल वॉल्यूम कहलाता है। मीन सेल वॉल्यूम का मतलब होता है एवरेज वॉल्यूम ऑफ वन आरबीसी। एक आरबीसी का एवरेज वॉल्यूम कितना है, इसे हम मीन सेल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो इज साइड इफेक्ट ऑफ विच वैक्सीन। वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो किस वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। Yes, the right answer is OPV. Oral polio vaccine can cause WAP condition. Next question. A magnetic resonance imaging scan is prescribed for a client with a suspected brain tumor. Which prescription should the nurse prepare to administer to the client before the procedure? एक ऐसा पेशेंट जिसमें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, इस ब्रेन ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर द्वारा MRI करवाने के लिए कहा गया है। पेशेंट में इस MRI टेस्ट से पहले एज अ नर्स आप उसमें किस चीज का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। नीचे बताए ऑप्शंस में से किस मेडिसिन का, किस सब्सटेंस का एडमिनिस्ट्रेशन MRI टेस्ट से पहले किया जाता है। ओपियोइड, सीडेटिव, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर एंटीहिस्टामिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, अ सीडेटिव। सीडेटिव शब्द का मतलब होता है पेशेंट में हल्की फुल्की सुस्ती लेकर आने वाला, यानी पेशेंट की बॉडी को कुछ समय के लिए रिलैक्स करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सीडेटिव्स कहलाते हैं। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर आप MRI करते हैं तो इस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक के द्वारा आप इस पेशेंट की बॉडी के बॉडी टिश्यूज का स्ट्रक्चर, ब्लड फ्लो आदि का विजुअलाइजेशन करते हैं। MRI स्कैन एक नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर इस टेस्ट से पहले रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताई जाती हैं, उन्हें आई मास्क दिया जाता है, उन्हें सिडेट किया जाता है और फिर उनकी बॉडी को एक सिलेंडर शेप स्कैनर के अंदर, मशीन के अंदर रखा जाता है। वहाँ पर इनकी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट का इमेज लिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, यानी बंद जगह पर जाने से डर लगता है, या फिर पेशेंट का मेंटल लेवल नॉर्मल नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें सिडेटिव्स का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन 1, 3 और 4 में बताए गए ओपियोइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीहिस्टामिन्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं जहां पर मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस है, वहां पर क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले पेशेंट्स में MRI स्कैन के लिए ओपन MRI सिस्टम अवेलेबल है। इंडिया के अंदर अभी ये टेक्निक यूज नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTD should be given following RH positive delivery within।
RH पॉजिटिव डिलीवरी होने के बाद कितनी देर में हमें एंटी डी एडमिनिस्टर कर देना चाहिए? 6 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे, 7 दिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 72 आवर्स के अंदर। अगर किसी मदर जो कि RH नेगेटिव है और उसके द्वारा RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म दिया जाता है, तो उसकी बॉडी में होने वाली रिएक्शन को रोकने के लिए हमें जन्म के तुरंत बाद यानी 72 आवर्स के अंदर अंदर एंटी डी इंजेक्शन लगाना चाहिए। एंटी डी का पूरा नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं इसे, एंटी डी गामा ग्लोब्यूलिन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि किस रूट से ये लगाया जाता है, तो आप बताएंगे इंट्रामस्कुलर रूट से। कितने आवर्स के अंदर लगाना चाहिए? अप टू 72 आवर्स आफ्टर बर्थ। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि इसकी डोज कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं 300 माइक्रोग्राम। Take a screenshot for your revision. Next question is, the trained MLHPs would broadly be expected to। MLHP इनमें से कौन सा काम करते हैं? Implement national programs, administration and management at health and wellness centers, preventive, promotive, curative care, all of the above। The right answer is option D, all of the above। MLHPs का फुल फॉर्म होता है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स। मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स। मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कम से कम 2 से 3 साल तक किसी हायर एजुकेशन में ट्रेंड किए जाते हैं और फिर इन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए पोस्ट किया जाता है। साथ ही साथ ये उस जगह पर ऑटोनोमसली काम कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे यदि पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टीबी इन लंग्स इज, तो क्या बताएंगे आप? फेफड़ों की टीबी सबसे ज्यादा किस हिस्से में होती है? यस, इट इज फाउंड इन मिडिल लोब। मिडिल लोब ऑफ लंग में सबसे ज्यादा टीबी की संभावना रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप CHO लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपसे 2 टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। पहला है प्राइमरी केस किसे कहा जाता है और दूसरा है इंडेक्स केस क्या होता है। प्राइमरी केस और इंडेक्स केस क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है? यस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि केस क्या होता है। केस का मतलब है किसी भी डिजीज से सफरिंग कोई पर्सन यानी इन्फेक्टेड पर्सन, और ये पर्सन दूसरे लोगों को डिजीज या इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर रहा है और इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स मौजूद हैं। अगर आपसे मैं ये बात कहूं कि ऐसा कोई पर्सन है जो कि डिजीज से इन्फेक्टेड तो है और दूसरों में ट्रांसमिट भी कर रहा है इन्फेक्शन को, लेकिन साइन एंड सिम्टम नहीं शो कर रहा, तो आप उसे क्या कहेंगे? यस, एग्जैक्टली, ऐसे पर्सन्स को हम कैरियर के नाम से जानते हैं। कैरियर वो पेशेंट्स होते हैं जो कि खुद इन्फेक्टेड हैं और दूसरे लोगों में
डिजीज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, फैला रहे हैं, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार के साइन एंड सिम्टम मौजूद नहीं है, इन्हें हम कैरियर के नाम से जानते हैं। तो होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। Carrier is the person who is infected and transmitting the disease to other but not showing sign and symptoms. And what the meaning of case is? Case is a person who is infected and transmitting disease to others and also showing the sign and symptoms. तो इस तरह से आप इन चीजों को याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं प्राइमरी केस और इंडेक्स केस में क्या फर्क है, इनका क्या मीनिंग होता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अभी कोविड-19। कोविड-19 आप जानते हैं चाइना कंट्री के वुहान शहर से शुरू हुआ था। तो इस डिजीज का जो पहला पर्सन इन्फेक्टेड था उसे कोई नहीं जानता। जिस जगह से इस डिजीज की शुरुआत हुई वो उस जगह में सबसे पहले जो पर्सन इन्फेक्ट हुआ था, बीमार हुआ था, उसे हम प्राइमरी केस के रूप में जानते हैं। और इस पर्सन का एग्जैक्ट नाम पता किसी को नहीं पता, लेकिन इस डिजीज से इस पर्सन ने दूसरे किसी पर्सन को इन्फेक्ट किया जो शायद एक डॉक्टर थे। उन डॉक्टर्स ने अपने शरीर में हो रही तकलीफ को हॉस्पिटल में जाकर बताया, इनका टेस्ट किया गया, इनके बारे में डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, तो ये पर्सन इंडेक्स केस कहलाएगा। एक बार फिर से समझिएगा थोड़ा और इजी वे में। जिस पर्सन में डिजीज को हॉस्पिटल के द्वारा सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया उसे इंडेक्स केस का नाम दिया जाता है। और प्राइमरी केस वह केस है जो सबसे पहले इन्फेक्टेड तो हुआ लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल आरबीसी काउंट फॉर वुमेन इज। वुमेन में कुल आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 4.4 से 6, 3.9 से 5.4, 4.2 से 5, 4.2 से 5.6। The right answer is option C, 4.225। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल आरबीसी काउंट 4 to 6 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एमएम होता है। अगर मेल्स में बात की जाए तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। इसका कारण ये है कि मेल के अंदर टेस्टिस से सिक्रीट होने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोन मैरो के अंदर ज़्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन करवाता है, जिसके कारण मेल्स में आरबीसी काउंट फीमेल की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, ये किडनी के अंदर एरिथ्रोपोइटिन नामक सब्सटेंस का रिलीज करवाएगा और इसके कारण बोन मैरो से आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा और इसी कारण के कारण मेल्स के अंदर फीमेल की तुलना में ज़्यादा आरबीसी काउंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which of the following food should be avoided when the patient is on MAOI? अगर किसी क्लाइंट को MAOI ग्रुप की मेडिसिन दी जा रही हो तो उसे कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? कैल्शियम रिच फूड, टायरामाइन कंटेनिंग फूड, एलेनिन कंटेनिंग फूड, ग्लूटीन रिच फूड। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। MAOI का फुल फॉर्म होता है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इनहिबिटर शब्द जहां भी आप किसी मेडिसिन में देखेंगे तो इसका मतलब होता है
किसी ड्रग को ब्लॉक करने वाला, किसी ड्रग के एक्शन को ब्लॉक करने वाला। तो ये जो मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग है, ये मोनो एमाइन ऑक्सीडेज टाइप ए और टाइप बी, इन दोनों के इफेक्ट को रोक कर किसी भी पर्सन को डिप्रेशन से बाहर आने में हेल्प करवाती है। तो हम कह सकते हैं मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, और अगर ये मेडिसिन किसी पर्सन को दी जा रही है तो उसे कभी भी टायरामिन कंटेनिंग फूड नहीं लेना चाहिए। यानी ऐसा कोई भी फूड सब्सटेंस नहीं खाना चाहिए जिसके अंदर टायरामिन हो। अगर पर्सन इस मेडिसिन के साथ टायरामिन लेता है तो उसके अंदर अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो सकती है। और इस सिचुएशन के अंदर क्लाइंट को अगर हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया तो फिर उसके अंदर परमानेंट ऑर्गन डैमेज, इवन डेथ तक हो सकती है। इसीलिए MAOI मेडिसिन लेने वाले पेशेंट्स को हम टायरामिन कंटेनिंग फूड नहीं खाने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है स्मॉलेस्ट WBC टाइप, सबसे छोटी टाइप की WBC सेल का नाम। यस, इट इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे छोटे आकार की WBC सेल टाइप है, और ये टोटल WBC का 20 से 30% बनाती है। इसके काउंट की बात की जाए तो 1500 से 2700 सेल्स पर क्यूबिक नॉर्मल इसका काउंट माना जाता है। लिम्फोसाइट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो दो टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट की। बी लिम्फोसाइट्स का जो ओरिजिन और डेवलपमेंट है, मैचुरेशन है, ये सभी बोन मैरो में होता है, इसलिए इसे बी लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। और इस बी लिम्फोसाइट सेल के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है, और एंटीबॉडीज के निर्माण से हमें इम्यूनिटी मिलती है, और इसीलिए कहा जाता है कि बी लिम्फोसाइट जो है हमें ह्यूमोरल एंटीबॉडीज, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। एक बार फिर से समझिएगा, बी लिम्फोसाइट सेल्स का जो ओरिजिन और डेवलपमेंट है, मैचुरेशन है, वो बोन मैरो में होता है, इसलिए इसे बी लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। बी लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है, जो हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। और इसी वजह से हम कहते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ ये भी याद रखिएगा, बी लिम्फोसाइट चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म के नाम से भी जानी जाती है। एंटीबॉडीज के बारे में आप सभी जानते हैं, एंटीबॉडी को आप इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं, IgG, IgM, IgA, IgE, IgD, ये सभी इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप हैं जिन्हें हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की। टी लिम्फोसाइट्स का जो ओरिजिन है वो तो बोन मैरो से होता है, लेकिन इसका डेवलपमेंट और मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड से होता है, और इसमें थाइमोसिन हार्मोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। इस वजह से इन्हें टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि लिम्फोसाइट के आगे बी और टी लिखने का क्या मतलब है। बोन मैरो से ओरिजिन और डेवलपमेंट, और टी का मतलब हो गया थाइमस ग्लैंड में मैचुरेशन। ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं, और हमें ये सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। याद रखिएगा, अगर हमें किसी भी प्रकार की इंजरी होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इस सिचुएशन के अंदर नॉर्मल ल्यूकोसाइट काउंट जो है बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। पॉल एनरिच। पॉल एनरिच को हम फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी, तो आप बताएंगे जोसेफ लिस्टर।
जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट आपको बताना है एलिमेंट्स ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसे पोस्ट डिको रब के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा दिए गए थे? यस, इट वाज गिवन बाय लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने ही एलिमेंट्स ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट दिए थे, जिसे आप पोस्ट डिको रब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इयोसिनोफिल की। इयोसिनोफिल ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप है और ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 से 4% होती है। सबसे पहले आपको बताना है कि इसका डायमीटर कितना होता है। यस, एग्जैक्टली 10 से 14 माइक्रोन। इयोसिनोफिल 10 से 14 माइक्रोन डायमीटर की होती है। लाइफ स्पैन, यस, 7 टू 12 डेज, 7 से 12 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। नॉर्मल काउंट की यदि बात की जाए तो आप लिख सकते हैं 150 से लेकर 400 सेल्स पर क्यूबिक एमएम, ये इसका नॉर्मल काउंट होता है। इससे जुड़े कुछ और पॉइंट्स की यदि बात की कर ली जाए तो इयोसिनोफिल हमारे शरीर में होने वाली एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। इयोसिनोफिल पेरोक्सीडेज एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, जो कि हमें पैरासाइट इन्फेस्टेशन से बचाता है। सिंपली कहें तो इयोसिनोफिल पैरासाइट को किल कर देती हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर इयोसिनोफिल का काउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, यानी 400 सेल्स से ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली ये एलर्जी कंडीशंस हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो अस्थमा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, स्किन डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, एलर्जिक रिएक्शन। जब भी आप किसी पेशेंट का सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, उसके अंदर यदि इयोसिनोफिल का काउंट नॉर्मल से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब है कि पर्सन में कहीं ना कहीं एलर्जी रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन है। चाहे वो अस्थमा हो सकती है, पैरासाइट इन्फेक्शन हो सकता है जैसे वॉर्म्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर टीबी हो सकती है। इसके ऑपोजिट यदि बात की जाए तो इयोसिनोफिल का काउंट नॉर्मल से कम हो जाना इयोसिनोपीनिया कहलाता है, और ये जनरली ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलता है जो कि लंबे समय से स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हों, या फिर जिनमें बोन मैरो डिप्रेशन जैसी कंडीशन हो। बोन मैरो डिप्रेस्ड रहेगी यानी वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगी, तो सभी ब्लड सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल। अगर किसी क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल की टैबलेट्स खा ली हो, या फिर ओवरडोज के कारण उसे टॉक्सिसिटी हो रही हो, तो इसके ट्रीटमेंट को, इसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए कौन सा एंटीडोट इस्तेमाल करेंगे आप? साइक्लोस्पोरिन, एन एसिटाइल सिस्टीन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, या फिर डाइक्लोफिनेक? यस, इट इज एन एसिटाइल सिस्टीन। पैरासीटामोल के एंटीडोट के रूप में एन एसिटाइल सिस्टीन का इस्तेमाल किया जाता है। एन एसिटाइल सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन इंसुलिन। अगर किसी पर्सन की बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है? डायबिटीज इंसिपिडस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटस, डाउन सिंड्रोम? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डायबिटीज मेलाइटस। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन
नहीं बन पा रहा हो तो ये कंडीशन डायबिटीज मेलाइटस कहलाएगी। इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। डायबिटीज मेलाइटस दो प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 को आप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ये कंडीशन उन लोगों में देखी जाती है जिनके अंदर किसी वजह से पैंक्रियाज की बीटा सेल्स में प्रॉब्लम हो जाती है और इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। मोस्टली ये बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड आता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की डायबिटीज कंडीशन के अंदर पर्सन की बॉडी में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन हमारी सेल्स इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाती, यानी कि सेल्स पे मौजूद रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं, जिसके कारण इंसुलिन सेल के अंदर जा ही नहीं पाता। डायबिटीज कंडीशन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट साइंस देखने को मिलते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें 3P साइन कहा जाता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। यानी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पर्सन एक्सेसिव यूरिनेशन करता है और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। डायबिटीज एक्सक्यूज मी, डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज कंडीशन की बात की जाए तो अगर किसी क्लाइंट की बॉडी के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाए तो इससे होने वाली कंडीशन डायबिटीज इंसिपिडस है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में यूरिन की मात्रा को रेगुलेट करता है। यानी अगर ये हार्मोन ना बने तो हमारी बॉडी में हर दिन 20 लीटर तक यूरिन बन सकता है, 20 से 25 लीटर तक हम यूरिन आउटपुट दे सकते हैं। हमारी बॉडी में नॉर्मल यूरिन आउटपुट आप जानते हैं 1.5 लीटर होता है, लेकिन अगर किसी वजह से सर पर चोट लग जाए या कोई और कारण हो जाए जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को ना बना पाए तो यूरिन एक्सेसिव प्रोड्यूस होगा और हमें 20-25 लीटर तक हर दिन यूरिन पास करना होगा। और ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और हमारी डेथ तक हो सकती है। दिस इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कंडीशन की। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है मोस्टली ये मेल को इफेक्ट करता है और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टोटल 47 पाए जाते हैं, या यूं कहें कि यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। मेल्स के अंदर यदि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए तो ये कंडीशन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। लास्ट में हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आप ट्राइसोमी 21 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, infection control committee is located in general hospital at the infection control committee किस लेवल के जनरल हॉस्पिटल में होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अबव, स्टेट लेवल, CSC लेवल एंड अबव, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल होते हैं या इससे ऊपर के लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं, उन सभी हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। इसे हम इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी कहते हैं। तो याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट और उससे ऊपर के लेवल के सभी हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी पाई जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेगुलरली इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।